देखिए फर्स्ट ईयर के बच्चों, आज हम शाखा खाते के बारे में थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएंगे। हम कल नहीं परसों हमने इसको बताया था, शाखा लेखे के बारे में काफ़ी कुछ लिखवा दिया था, जानकारी काफ़ी दिया था इसके बारे में हमने, ब्रांच अकाउंट के बारे में। तो उसमें क्या होता है, मुख्य कार्यालय होता है और उसकी कईयों शाखाएं होती हैं। ठीक है, तो जो मुख्य कार्यालय है शाखाओं को सामग्री माल भेजता है, गुड्स सेंड करता है। तो अपने किताबों में कौन कौन से विधि से कौन कौन से खाते खोलता है, जैसे माल भेज दिया उसका अकाउंट भी तो अपने पास रखेगा ना कि ये माल मैंने ये शाखा को भेजा है। उस हिसाब से कौन कौन सी पुस्तकें कौन कौन सी विधि से वो तैयार करता है, कैसे लिखता है, ये मैं आपको आज बताता हूँ। पहली विधि लिखिए, इसकी 4 विधियाँ हैं। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में आश्रित शाखाओं के लेखे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रांचेस इन द हेड ऑफिस बुक्स। ठीक है, मतलब मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में लेखे। पहला है साधारण विधि या देनदार विधि। साधारण विधि और देनदार विधि ये एक ही है, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सिस्टम और डेप्टर्स सिस्टम। दूसरी है अंतिम खाता विधि, फाइनल अकाउंट सिस्टम। तीसरी है देनदार रहतिया विधि, स्टॉक डेप्टर सिस्टम। और चौथी है लास्ट वाली थोक शाखा विधि, होलसेल ब्रांच सिस्टम। ठीक है, तो ये 4 विधियां हैं जो आपको नोट कर लेना है। उसके बाद में आता है साधारण विधि या देनदार विधि से आश्रित शाखाओं के संबंध में मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में लेखे कैसे किए जाते हैं। अब देखिए, मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने वाली तथा नगद बिक्री करने वाली शाखाएं, ये वे शाखाएं हैं यहाँ पर अपना कोई खाता नहीं खोलती, परंतु इन शाखाओं के लेखों के संबंध में नीचे लिखी हुई सूचनाएं ध्यान देने योग्य हैं। पहला लिखिए, पुस्तकें। इन्हें लेखों की पुस्तकें रखना आवश्यक नहीं है, परंतु अधिकतम इस प्रकार की शाखाओं में एक रोकड़ बही, एक स्टॉक बही तथा एक खुदरा रोकड़ बही रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? क्योंकि जो माल ब्रांच हेड ऑफिस से आया है उसकी एंट्री करना है, कितना माल बिका है वो भी लिखना है, और कितना माल स्टॉक में है अपने वो भी लिखना है, और कितना खोदर बिक्री किया, खुदरा है ना, पेटी कैश कितना आया, कितना बेचा है वो भी इसमें लिखना है। विवरण, इन्हें प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या प्रति महीने मुख्य कार्यालय को माल का विवरण भेजना पड़ता है, जिसे स्टॉक विवरण कहा जाता है, स्टॉक स्टेटमेंट कहा जाता है। इस विवरण में इनके द्वारा दिखाया जाता है कि पहला, प्रारंभिक रहतिया क्या था, कितना माल मुख्य कार्यालय में उस अवधि के अंदर प्राप्त किया गया, कितने माल की बिक्री हुई, कितना माल अंतिम रहतिया के रूप में बचा, कितना माल नष्ट भ्रष्ट हो गया या चोरी हो गया। इस विवरण में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और ये भी लिखा जाता है कितना रुपया इस अवधि में बैंक में हमने मटेरियल को बेचकर जमा किया है ना, और कितना रुपया शाखा के पास अभी बैलेंस है। ठीक है, इस विवरण पर शाखा के जो मैनेजर होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करते हैं, अपनी हस्ताक्षर करते हैं। तीसरा है खुदरा रोकड़ बही की प्रतिलिपि। शाखा द्वारा रोकड़ बही में किए गए लेखों की प्रतिलिपि भी मुख्य कार्यालय को भेजी जाती है। शाखाओं को भेजे हुए माल की पुस्तक, मुख्य कार्यालय में ऐसी पुस्तक रखी जाती है जिसमें शाखाओं को भेजे हुए माल का लेखा किया जाता है। इसका नमूना निम्नलिखित है, देख लीजिए। उसमें हेडिंग में शीर्षक में लिखेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांचेस बुक। पहले आएगा डेट, लिखेंगे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, टोटल, फिर ब्रांच ABCD। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्रांच ABCD। अगर 3 ब्रांच है तो ABCD, 2 हैं तो AB। ठीक है, तो ये आप प्रारूप बना लीजिएगा। अब मुख्य कार्यालय में इन शाखाओं के संबंध में किए जाने वाले लेखे, पहला है माल भेजने पर क्या एंट्री की जाएगी। माल भेजा तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। दूसरा है शाखा द्वारा माल लौटाने पर, यहाँ डेबिट क्रेडिट का नियम लगेगा और उस हिसाब से हम एंट्री कर रहे हैं। शाखा द्वारा माल लौटाने पर, ब्रांच को माल भेजा हेड ऑफिस ने और शाखा द्वारा उसको वापस कर दिया गया, तो उसकी एंट्री होगी गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और तीसरा है रोकड़ भेजने पर, कैश भेजने पर, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। खुदरा व्ययों के लिए रोकड़ भेजने पर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या पेटी कैश
अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर है शाखा द्वारा संपत्तियां क्रय करने पर क्या एंट्री की जाएगी। तो शाखा द्वारा जो संपत्ति कोई क्रय की जाएगी, खरीदी जाएगी, तो वो कैसे खरीदी जाएगी, तो कैश लेखा हमेशा क्या होता है, डेबिट हो जाएगा खरीदने पर, है ना, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू ब्रांच शाखा लेखा उसका क्रेडिट होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां संपत्तियों के संबंध में की जाती हैं। पहली है स्टॉक एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। फिर पेटी कैश एट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट। वित्तीय वर्ष के अंत में फर्नीचर के लिए तो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा और टू ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर पूर्वदत्त व्ययों के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निम्नलिखित लेखा करेंगे। पहला है ब्रांच प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट लेखे से क्रेडिट। वित्तीय वर्ष के अंत में दायित्वों के लिए यदि कोई हो तो ये एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट होगा टू ब्रांच अकाउंट ये क्रेडिट होगा। दो लेखे क्रेडिट होंगे और एक ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। अब लाभ हानि लेखा, तो लाभ हानि लेखे में क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट करेंगे और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री आपको याद रखना है, लिख लेना है। अब हम देखेंगे शाखाओं में लेखे कौन कौन से हैं। शाखाओं में जो केवल नगद बिक्री ही करती है, केवल स्मारक लेखे ही रखे जाते हैं। नगद कैश में अगर कोई मटेरियल बेचेगा तो उसका क्या रखेगा, वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स, मतलब याद रखने के लिए स्मारक स्टेटमेंट बनाएगा रिकॉर्ड में रखने के लिए। तो ये अपने यहाँ एक स्टॉक रजिस्टर, एक रोकड़ पुस्तक तथा एक खुदरा रोकड़ बही अधिकतर रखते हैं। इनका रखना शाखा के प्रबंधक की सुविधा अनुसार ही होता है। इन पुस्तकों के इन पुस्तकों में पहली पुस्तक है रोकड़ पुस्तक कैश बुक। इसमें कार्यालय से मिली हुई राशि, मुख्य कार्यालय भेजी गई राशि, नकदी में किए गए व्यय आदि का लेखा किया जाता है। किसमें, रोकड़ पुस्तक में। फिर है खुदरा रोकड़ पुस्तक, इसमें शाखा द्वारा किए गए फुटकर खर्चों का लेखा किया जाता है। स्टॉक रजिस्टर में माल का लेखा किया जाता है जो मुख्य कार्यालय से शाखा को प्राप्त होता है। जो हेड ऑफिस से शाखा को जो मटेरियल आता है वो सारी एंट्री, उसकी प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में की जाती है। ठीक है, अब ये हो गया आपका थ्योरी वाला सारांश हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक नोटिस लिख लीजिए, सूचना है इसकी। सूक्ष्म में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की आश्रित शाखाएं केवल स्मारक पुस्तकें ही रखती है, कोई नियमित खाता पुस्तकें नहीं रखती। ये शाखाएं प्रति सप्ताह या 15 दिनों में व 1 महीने में स्टॉक एवं बिक्री विवरण आदि मुख्य कार्यालय को भेजती रहती हैं, जिनके आधार पर मुख्य कार्यालय में लेखे किए जाते हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग शाखाएं, कितनी भी शाखाएं हो, 1 2 3 4 5 10 जो भी हों, तो सब लेखाओं को ये माल भेजते हैं, कैश भी भेजते हैं ज़रूरत पड़ने पर। और ये शाखाएं होती हैं तो ये अपने हेड ऑफिस को अपना सारा रिकॉर्ड उनको 15 दिन में, 1 महीने में हमेशा भेजते रहती हैं। तो सूचना उनको मिलते रहती है कि हमारे ये ब्रांच में इतना माल पड़ा है, इतना पैसा इन्होंने बैंक में जमा किया, इतना पैसा अभी शाखा में रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम कल देखेंगे इसके आगे। ठीक है।